हेलो बच्चों, इस क्लास में 10th क्लास साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। पहला है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने हम कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो उसकी बनती है छाया। उसकी क्या बनेगी? जब भी अपारदर्शी वस्तु को रखेंगे तो उसकी क्या बनती है? छाया बनती है। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो कहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी कितना दे रखा है? 1 मीटर, और इसकी जो है क्षमता क्या होगी? और ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और यहाँ पर पावर इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 1/4 फोकल लेंथ होता है, यानी कि 1/4 फोकस दूरी, और एक इसमें होता है मीटर में। तो 1/4 फोकस दूरी भी कितना? 1 मीटर दे रखा है, यानी कि इसका जो पावर होगा क्या होगा? 1 डायोप्टर होगा। क्षमता की जो है मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसका जो है मात्रक कितना हो जाएगा? इसका क्षमता 1 डायोप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की अपसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस देखिए, समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ अवतल लेंस अगर है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस हम लोग जानते हैं किस टाइप का रहता है। अवतल लेंस बीच में जो है पतला और साइड में चौड़ा रहता है, यानी मोटा रहता है। अवतल लेंस साइड में क्या होता है? मोटा, और बीच में पतला होता है। जबकि उत्तल लेंस क्या होती है? तो साइड में पतला और बीच में मोटा होता है। साइड में पतला और बीच में मोटा होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है? समानांतर आने वाली लाइन को या किरण को जो है एक जगह पर केंद्रित करती है। समानांतर आने वाली किरण को क्या करती है? एक बिंदु पर केंद्रित करती है। जबकि ये अवतल लेंस जो है ये समानांतर आने वाली किरणों को फैला देती है। इसलिए जो है यहाँ पर उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी, क्योंकि किरणों को क्या करती है? फैला देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? पहला है भिन्न भिन्न, समान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर जो है ये अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, यानी जो है माध्यम का अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगर माध्यम का अपवर्तनांक सेम है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? सेम है, और सेम है तो उसमें चाल क्या होगी? समान होगी। जबकि अगर जो है वो माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग है तो उसका चाल भिन्न भिन्न भी होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो आवर्धन का मात्रक जो है, मात्रक कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होती है, यानी आवर्धन क्या होती है? मात्रक विहीन होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका घनत्व सबसे ज्यादा, उसी का अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन है कांच, हीरा, बर्फ और वायु। कांच, हीरा, बर्फ और वायु। तो इसमें जो है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरा का अपवर्तनांक क्या है? सबसे अधिक है। इसलिए इसका जो है क्या होगा? चाल इसमें प्रकाश की सबसे कम होगी और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। एक अभिसारी लेंस बनता है। अभिसारी लेंस किससे बनेगा? कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अभिसारी लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अभिसारी लेंस कहते हैं किसको? तो अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। और उत्तल लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बताइए। उत्तल लेंस जो है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो यहाँ पर प्रॉपर्टी दोनों का समझते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो ये जो है दर्पण, ये लेंस के जो आगे भी प्रतिबिंब बनाता है और पीछे भी बनाता है। और इस कंडीशन में जो है जब लेंस या दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है। जबकि पीछे साइड में अगर बनता है, दूसरे साइड में बनता है, तो कैसा होता है? अगर जो है सामने बन रहा है, लेंस के जस्ट सामने बन रहा है, तो उस कंडीशन में अगर लेंस है तो लेंस के सामने बन रहा है तो कैसा होगा? काल्पनिक। लेकिन दर्पण के सामने अगर बन रहा है तो वास्तविक होगा। और दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है अगर, तो वो काल्पनिक होगा। लेकिन यहाँ पर लेंस की कंडीशन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर जो है लेंस के दूसरे साइड बन रहा है तो वास्तविक, और उसी साइड बन रहा है जिस साइड से किरण आ रही है, यानी वस्तु रखी हुई है, तो वो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी। तो इसमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी बन सकता है। यानी कि जो है इस कंडीशन में ऑप्शन क्या हो जाए? कभी आभासी तो कभी वास्तविक, दोनों तरह का प्रतिबिंब इसमें बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आकाश का रंग नीला किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला जो है किस परिघटना का परिणाम है बताइए। ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नीला दिखाई देना है आकाश के प्रकीर्णन के मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव पर ये आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगला है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ध्यान में रखेंगे RGB, RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा और नीला। लाल हरा और नीला क्या है? प्राथमिक वर्ण है। लाल हरा और नीला क्या है? प्राथमिक वर्ण है इसका। अगला क्वेश्चन है बृहत संख्या में, अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो देखिए दूरदृष्टि दोष में जो है क्या होती हैं कि हमें दूरदृष्टि दोष में दूर वाली ही वस्तु दिखती है और नजदीक वाला नहीं दिखती है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर करने के लिए क्या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए जो है कौन सा? उत्तल लेंस। और अगर जो है निकट दृष्टि दोष है तो उसे जो है अवतल लेंस द्वारा उपचारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट होता है। कितना होता है? 1 यूनिट होता है। ऑप्शन में था क्या? 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितना? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना? 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। और इसी में जो है अगर देखा जाए तो इसे घरेलू ऊर्जा का मात्रक भी कह सकते हैं। जो बिजली का खपत होता है उसका मापन इसी में किया जाता है। अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। वोल्ट, वाट, जूल, न्यूटन। तो इसका क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है बताइए। 36 जूल, 36 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल और 3600 जूल। तो 3.10 के पावर 6 जूल होता है। 3.10 के पावर 6 जूल होता है। अगला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ का अंगूठे का नियम कौन प्रतिपादित किए थे? तो हम लोग जानते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, जिससे हमें जो है धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है पता चलती है। चालक में प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की संबंध पता चलता है कि किस दिशा में होगी। अगला है यानी कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दायां हाथ का अंगूठा का नियम जिसे भी कहते हैं। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मीय, रासायनिक, चुंबकीय। बताइए। तो ये जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज किस पर? अगर विद्युत हीटर भी पूछा जाए तो वो भी ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। आयरन पूछा जाए तो भी जो है क्या होगा? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव होगा। वहीं अगर पंखा पूछा जाए, मोटर पूछा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय गुण पर आधारित है, वो चुंबकीय गुण पर आधारित है। अगला है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है? 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -3 एम्पियर। अगर माइक्रो रहता तो माइक्रो रहता 10 के पावर -6, अगर नैनो रहता तो 10 के पावर -9 एम्पियर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो हम लोग प्रतिरोध का फॉर्मूला जो पढ़े हैं, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? तो यहाँ पर जो है अगर सीरीज में जोड़ा गया है, अगर जो है सीरीज में जोड़ दिया गया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में जोड़ा गया है तो R1 + R2 + R3, और वहीं पैरेलल अगर जोड़ा गया है, अगर पैरेलल जोड़ा गया है तो उसका क्या होता है? अगर सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2 + R3 प्लस ये जो है Rn तक, जहाँ तक जो जितने भी रेजिस्टर है यानी प्रतिरोध है वो सभी को क्या कर देंगे? नॉर्मली जोड़ देंगे। लेकिन अगर जो है ये पार्श्व क्रम में है,
पार्श्व क्रम या फिर जो है समानांतर क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम या क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। तो इसमें अगर जुड़ा हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r1 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसी प्रकार से 1/rn। जितने प्रतिरोधक रहेगा वो सभी को किस में जोड़ देंगे, वाई करके मतलब बटा में कर करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पर किस में ज़्यादा होगा, तो इसमें जो है सबसे कम वाला प्रतिरोध जो मान के रहेगा उससे भी कम इसमें प्राप्त होगा, जबकि इसमें क्या होगा, नॉर्मली जुड़ेगा तो जो है सबसे ज़्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी किस क्रम में जोड़ना चाहिए हमें, श्रेणी क्रम में। अगला है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का, तो हीटर का कुंडली अगर बनाना है ना तो उसमें नाइक्रोम का यूज होता है। हीटर का कुंडली किससे बना होता है, नाइक्रोम वायर से। वहीं जो है अगर फिलामेंट पूछा जाए तो टंगस्टन का होता है, फिलामेंट बल्ब का पूछा जाए तो टंगस्टन का हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ये NH3O2 N2 और CO2। तो इनमें बताइए कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं, जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं उसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। तो ये तीनों जो है ना, यानी इनमें से सभी जो है क्या है, जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल है, जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल हैं। अगला है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और अन्य तारा जो है उसका ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन। उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और सूर्य के केस में या तारों के केस में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन नाभिक जुड़ करके एक बड़े हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और प्रकाश प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है। टिहरी बांध जो बनाया गया था उसका उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति और इनमें से सभी। तो ये तीनों उद्देश्य था इसका। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तीनों था, भूमि सिंचाई भी, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति, तीनों। अगला है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये खिलौना में जो यूज होता है कौन सा, सूखा सेल का यूज करते हैं। अगला है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल का जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा, बताइए। कैथोड पर कौन सा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अगला है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। निम्न में से कौन सा गैस है, जब जिंक को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसको, जिंक को HCl के साथ जो है अभिक्रिया कराई जाएगी तो कौन सी गैस बनेगी, तो ये बनाता है क्या, ये जो जिंक है यहाँ पर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जो है जिंक क्लोराइड बनाता है और H2 गैस मुक्त कर देता है। H2 गैस क्या करता है, मुक्त कर देता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगला है निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दुधिया कर देता है, यानी कि जो कौन सा गैस जो है चूना जल को कैसा कर देता है, दुधिया कर देता है, बताइए। तो दुधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के जल से जो है अभिक्रिया करके क्या करता है, उसे दुधिया कर देता है, उसे क्या करता है, दुधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा चूना, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, बुझा चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अगला है दंत मंजन प्राय होता है। तो दंत मंजन कैसा होता है जी, बताइए। दंत मंजन का जो है नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, तो दंत मंजन क्षारीय नेचर का होता है। दंत मंजन कैसा नेचर का, क्षारीय नेचर का होता है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है, 10.5 होता है, यानी 10.5। अगला है जस्ता का अयस्क है।
जंसता का अयस्क कौन है बताइए? बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनेबार और जिंक ब्लेड। तो बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। यानी कि जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क हो सकता है? तो ये सोडियम का। किसका है? सोडियम का। सिनेबार, सिनेबार हम लोग जानते हैं पारा का होता है। सिनेबार किसका होता है? पारा का। अगला है जिंक ब्लेड। तो इसी यही जो है जिंक ब्लेड किसका है? जिंक का है। जिंक ब्लेड तो पूछा हमें क्या था? जिंक किसका जो है अयस्क क्या है? जिंक का अयस्क क्या है? तो जिंक ब्लेड है, जिंक ब्लेड है। अगला क्वेश्चन है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। धातु जो अम्लराज में घुलता है कौन? सोना। कौन सी धातु है जो अम्लराज में घुलती है? सोना घुलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है वो ऑप्शन को से देखेंगे हम लोग। ऑप्शन दे रखा है CaCl2, CaCl2 ऑप्शन ए है CaCl2, बी ऑप्शन है CO2, सी ऑप्शन है KCl और HCN। तो बताइए इसमें से जो है कौन है जो कि आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक बनाता है कौन? तो हम लोग जानते हैं धातु और धातु, धातु और धातु अभिक्रिया नहीं करती है। धातु और धातु अभिक्रिया कोई यौगिक नहीं बनाती। धातु और धातु मिलकर के कोई यौगिक नहीं बनाती है। अच्छा, धातु और अधातु, धातु और अधातु मिलकर के जो है आयनिक यौगिक बनाता है। धातु और अधातु मिलकर कैसा यौगिक? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक बनाती है। आप चेक कर लो कौन धातु अधातु। कैल्शियम और क्लोरीन एक धातु और एक अधातु है, तो ये क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक तो है, ये आयनिक यौगिक है। CO2 ये अधातु अधातु है, तो ये आयनिक यौगिक नहीं है। क्या है? तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा? ये सहसंयोजक बंधन इसके बीच होता है। ये अधातु और अधातु के बीच कैसा यौगिक बनाता है? सहसंयोजक यौगिक। कैसा यौगिक? सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो यही तो पूछा था कि इनमें कौन जो है क्या नहीं है? तो इनमें से पूछा है कि कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? CO2 आयनिक यौगिक नहीं है, एक ऐसा सहसंयोजक यौगिक है। कैसा है? सहसंयोजक यौगिक। अगला हीलियम गैस है। तो हीलियम गैस कैसा होता है? निष्क्रिय। हीलियम गैस कैसा है? निष्क्रिय। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सब कैसा है? निष्क्रिय गैस है। कैसा है? निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस कह सकते हैं। अगला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। आपको ग्लास काटने में भी किसका यूज किया जाता है? हीरा का यूज किया जाता है। जो कांच है तो कांच काटने में भी किसका यूज है? हीरा का किया जाता है। अगला है बेंजीन का अणुसूत्र। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है बताइए? बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र, अणुसूत्र बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6, C6H6। इसका स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इस टाइप का होता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? इस टाइप का होता है। अल्टरनेट जो है इसमें डबल बाउंड होता है। अल्टरनेट क्या होता है? डबल बाउंड होता है। यहाँ पर C और C के बीच जो है अल्टरनेट क्या होता है? डबल बाउंड होता है। और सभी से हाइड्रोजन एकक जो है कार्बन से जुड़ा होता है। सभी से हाइड्रोजन एकक जो है क्या होता है? जुड़ा होता है। तो एक इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसको इस टाइप से भी जो है डिनोट किया जाता है। बेंजीन के जो है लाइन के द्वारा भी सिर्फ दिखाया जाता है इस टाइप के। तो ये किसका है? बेंजीन का है। ये किसका है? बेंजीन का है। अगला है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबद्ध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन सा आबद्ध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो अणु बनाता है ना वो एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है साझा करके बनाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करके बनाता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने की वजह से इसमें कौन सा बंधन होता है? सहसंयोजक बंधन। कैसा बंधन? सहसंयोजक बंधन। और कैसा? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? तो सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो कितने सिंगल बॉन्ड होंगे? कितने बॉन्ड? यानी एकल आबद्ध। कैसा आबद्ध होगा? एकल आबद्ध होगा। अगला है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। क्या है? एक सेकंड। चूना जल, तो चूना जल का क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल है ना, तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है? C12H22O11, C12H22
O11, ये किसका है? चीनी का है। और ग्लूकोज का भी पूछा जा सकता है, तो ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का होता है C6H12, C6H12O6 होता है, C6H12O6। और चीनी का क्या होता है? C12H22 और O11, यानी C12H22O11, C12H22O11 होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मतलब कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उस पर आधारित है। तो वो जो मेंडलीव थे वो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए थे। आवर्त सारणी में जो है मेंडलीव किस क्रम में सजाए? परमाणु भार को जो है बढ़ते क्रम में सजा करके उसका जो है अरेंजमेंट किए थे, यानी किस आधार पर है? परमाणु भार के आधार पर। अगला है, यानी परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? हाइड्रोजन समूह का सदस्य 17 वर्ग को हम लोग जानते हैं क्या? हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन दिया है बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन और बेरिलियम। तो कौन है? ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, ये सभी क्या हैं? हाइड्रोजन वर्ग के हैं। 17 वर्ग वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन वर्ग के नाम से जानते हैं। 17 वर्ग वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन वर्ग के नाम से जानते हैं। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होती है। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30 होती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? बताइए, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं धातु के। धातु के लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 या 3 होते हैं। और 1 2 3 क्या करता है? भाग जाता है, मतलब त्याग करता है। 1 2 3 वाले त्याग करते हैं, तो ये विद्युत धनात्मक होते हैं। जो त्याग करता है वो क्या होता है? धनी होता है, यानी धनात्मक। तो धातु क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। लेकिन अधातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करेंगे तो कैसा? ऋणी होता है। कोई चीज जैसे पैसा जो लेता है वो क्या होता है? ऋणी होता है, जो देता है वो धनी होता है। तो वहां पर उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? अधातु, जो कि ऋणात्मक बनाते हैं आवेश। तो ऋणात्मक कौन होते हैं? अधातु। ऋणात्मक कौन होते हैं? अधातु। अगला है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो कौन सा गांव था? पबना, खेजरी, रनी, रेनी। तो कौन सा? रेजनी था, रेनी था। अगला है, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? बताइए, केकरा कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता है? ऑप्शन है वन रोपण। अब बताइए, हम पेड़ पौधा लगाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा? जी नहीं। अगला है, वस्तु का पुनर्उपयोग। वस्तु को बार बार उपयोग करेंगे तो वहाँ पर तो बढ़िया है कि जो है उसमें जो है बार बार यूज करने से उसका जो है रीयूज होने से क्या हो रहा है? इधर उधर फेंकाएगा ज़्यादा नहीं। अब जैसे पोलोथीन क्या है, जैसे उसका रीयूज नहीं कर पाते हैं, तो जो है एक बार यूज किए फेंक दिए, तो वहाँ पर जो है उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है, समस्या होती है, मृदा प्रदूषण, ये सभी भी होती हैं। वस्तु के उपयोग में कमी, इससे भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? नहीं, यहाँ पर जो है सभी सही है, ठीक है, यानी कि अच्छा तरीका ही है प्रदूषण को, पर्यावरण के बचाने का। तो वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, ये सभी क्या है? सही हैं। अगला है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में आपको ध्यान में रखना है सिलिकॉन का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का यूज होता है। सौर सेल में किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। माइक्रोचिप बनाने में किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। माइक्रोचिप बनाने में किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला है, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? अब बायोगैस में कौन होता है? मीथेन। बायोगैस में कौन होता है? मीथेन होता है, यानी CH4। बायोगैस कौन है? मीथेन। बायोगैस में कौन सा है? मीथेन। धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। अगर जो है हम फल सब्जी, ये सब मतलब सब्जी जो हरे पत्ती वाले हैं वो सभी को अगर खुले में छोड़ दें तो उससे जो गैस बनेगा, बंद करके रख दें तो उससे जो गैस बनेगा कौन सा? मीथेन। उस केस में भी जो है मीथेन गैस ही बनता है। अगला है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बताइए, आमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा जाए कि कहाँ पाई जाती है, तो भी आमाशय में। बिल्ली बिल्ली पूछा जाए कि कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। बिल्ली बिल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। बिल्ली बिल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि जो है जैसे यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे आप लोग।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? कौन जो है वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में कौन होता है सहायक? लाइपेज। वसा के पाचन में लाइपेज। वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? लाइपेज। पीत रस का रंग कैसा होता है? पीत रस का रंग कैसा होता है? पीला, हरा, सफेद, इनमें से कोई नहीं। पीत रस का कलर कैसा होता है? हल्का पीला। अगला है पौधे में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है कहाँ? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से सभी। तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से सभी। तो कहाँ होता है? सभी में। अगला है हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो हरा पौधा जो है रात्रि में गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कौन सा गैस? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो है हमारे लिए जो ऑक्सीजन रिलीज होता है किस गैस में? प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है किससे? जल के अणु से टूटते हैं। ऑक्सीजन किससे टूटते हैं? जल के अणु से टूटते हैं। लेकिन रात्रि में जो है क्या होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। हम लोग की तरह जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप जो है इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने? लेकिन हम लोग में जो है पूर्ण ऑक्सीकरण के थ्रू 36 एटीपी जो है निर्माण होता है। अगला है सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब। समान जो है डायस्टोलिक, सिस्टोलिक कितना होता है? 80 और जो है डायस्टोलिक कितना? 120। डायस्टोलिक कितना? 120। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो बाष्पोत्सर्जन हम लोग जानते हैं स्टोमाटा के थ्रू होता है, रंध्र के थ्रू होता है। और रंध्र के थ्रू होता है और ये रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। अगला है अस्थि क्या है? तो बताइए अस्थि क्या है? ये संयोजी उत्तक है। अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक है। लेकिन ऑप्शन में दिया है क्या? पदार्थ, कोशिका, उत्तक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेंगे? उत्तक। कौन सा ऑप्शन करेंगे? उत्तक। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। बताइए पादप में अपशिष्ट यानी विकार पदार्थ कहाँ संचित रहता है? छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। तो ये तीनों जगहों पर होता है। छाल में भी होती है, रिक्तिकाओं में भी होती हैं और जो है पत्तियों में भी होती हैं। तो ये सभी जगहों पर क्या है? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। अगला है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। या उत्सर्जन तंत्र का जो है सबसे मेन पार्ट जो है वो भी कौन है? नेफ्रॉन है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है टैनिन, रेजिन, गोंद। तो बताइए टैनिन, रेजिन और गोंद सभी क्या हैं? पादप का उत्सर्जी पदार्थ ही है। टैनिन, रेजिन या गोंद जो है हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे आप मोरिंगा या जिसको मुनगा कहते हैं तो उसका जो है पौधा में आप देखे होंगे जो है गोंद टाइप का बाहर निकल जाता है तना से। तो वो सभी क्या है? पादप अपशिष्ट ही है। पादप अपशिष्ट हैं। कुछ पौधों में हम लोग देखते हैं क्या है कि जैसे दूध टाइप का लैटेक्स पाया जाता है, तो वो भी क्या है? पादप अपशिष्ट ही हैं। अगला है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन होता है? तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम। ब्रेन के कौन सा भाग यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है बुद्धि का केंद्र होता है? स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। तो ये कौन होता है? सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम होता है। अगला क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाती है। तो जड़ का वृद्धि किधर की ओर होती है? बताइए गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। किधर होती है? गुरुत्वाकर्षण के दिशा में होती है। इसलिए कौन सा? गुरुत्वानुवर्तन। कैसा? गुरुत्वानुवर्तन। और जलानुवर्तन की क्या? जल के किस दिशा में होती है? जल की ओर भी होती है। तो यहाँ पर जो है ऐसे जनरली क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है। तो गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। लेकिन तना का अगर पूछा जाए वृद्धि तो कैसा? वो जो है प्रकाश की दिशा में होता है। तना का वृद्धि किधर होता है? तो प्रकाश की दिशा में, इसलिए प्रकाश अनुवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश अनुवर्तन होगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किस कहाँ से स्रावित होता है? बताइए। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है क्या? एस्ट्रोजन क्या है? तो ये जो है मादा हार्मोन है। क्या है? मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है? मादा हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कहाँ तक हो गया था? हाँ चलिए ठीक है।
अगला बताइए, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? मनुष्य की दांत की क्या है, सबसे ऊपरी परत क्या होती है? इनामेल। जो हमारी दांत का ऊपरी परत है, जो व्हाइट कलर का है, सफेद कलर का है, वो किससे बना होता है? इनामेल से बना होता है। लेकिन जो अंदर का भाग है, दांत का मेन भाग जो बना हुआ है जिससे, वो डेंटाइन से बना होता है। ये क्या है? ऊपर वाला भाग इनामेल का बना होता है, जबकि और अंदर वाला भाग किससे बना होता है? जो पीले कलर का होता है वो डेंटाइन से बना होता है। किससे बना होता है? डेंटाइन से बना होता है। मानव दांत का जो है अंदर का भाग किससे बना होता है? डेंटाइन से, जबकि जो है ऊपर वाला भाग किससे बना होता है? इनामेल का बना होता है। किससे बना होता है? एनामेल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन क्या था? एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? वृषण से, थोराइड से, अंडाशय से। तो कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। अगला है, परागकण निम्न में किस पौधों में होता है? परागकण निम्न में से किस पौधों में होता है? एक लिंगी, उभयलिंगी तथा इनमें ए बी दोनों। तो किस में होता है? उभयलिंगी में होता है। किस में होता है? उभयलिंगी में होता है। अगला, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो बताइए किस में? एंड्रोमेट्रियम में, फंडस में, योनि में, और इनमें से कोई नहीं। बताइए किस में होता है? तो इसमें जो है किस में होता है? एंडोमेट्रियम में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग जो है केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बताइए। तो इसमें जो है ऑप्शन है लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटल, फैलोपियन नलिका और शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका जो है सिर्फ जो है किसमें? पुरुष जननांग में पाया जाता है, जो कि शुक्रवाहिका क्या करता है? शुक्राणु को ले जाने का काम करता है। कहाँ से? वृषण से। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे? तो कहाँ थे? इंग्लैंड। कहाँ थे? इंग्लैंड के जो है। अगला है, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थित है? तो वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर कौन होता है? जगत। अगला है, सूक्ष्म उपभोक्ता। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? जीवाणु, कवक, शैवाल, ए बी दोनों। तो ए बी दोनों क्या है? सूक्ष्म उपभोक्ता का एग्जाम्पल है। अगला है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर मांसाहारी जो है ना, वो किस में आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। अगला है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर तक स्थानांतरित होता है? तो मात्र 10%। कितना स्थानांतरित होता है? 10% स्थानांतरित होता है। चलिए, इस क्लास में इतना क्वेश्चन जो है हम लोग रिवाइज किए। अगले वीडियो में हम लोग जो है मिलते हैं।